हेलो एवरीवन। सो फाइनली मैं आ गई हूँ मैथ स्ट्रैटेजी लेकर। आप लोगों को पता है कि मेरी जो स्ट्रैटेजीज होती है काफ़ी प्रैक्टिकल इफेक्टिव होती हैं। सो ये स्ट्रैटेजी मैंने बनाई है, अगर आप इसको 100% फॉलो करते हो, इसी तरह से पढ़ाई करते हो, बिना आलस के, बिना टाइम गवाए, तो आई कैन गारंटी यू कि आपके आराम से 90 आउट ऑफ 90 आ सकते हैं। 100% गारंटी है अगर आप इसको कम्प्लीटली फॉलो करते हो। तो सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर जान लेते हैं जो लोगों के मन में अभी हैं। पहला तो है कि कितना टाइम है एग्जाम में, क्या 7 महीने में कंप्लीट प्रिपरेशन हो सकती है। तो देखिए, एग्जाम जो 2024 का प्री है, एक्सपेक्टेड मंथ है मार्च टू अप्रैल, और इसके दिसंबर के टाइम तक में आ जाएंगे इसके नोटिफिकेशन। यानी कि आपके पास अगस्त टू मार्च तक का टाइम है, 7 से 8 महीने आपके पास है। तो मैंने अपने मेंस वाली स्ट्रैटेजी में भी बताया था कि इन 7 से 8 महीने को आप 2 भागों में स्प्लिट कर सकते हो। 5 मंथ जो है वो आप सिलेबस कंप्लीट करने में दो, और 2 से 2.5 महीने या 3 महीने जो भी आपके पास बचेंगे उसमें आप कंप्लीट रिवीजन, प्रैक्टिस और मॉक पे ध्यान देना। या ये नहीं है कि यहाँ पे आपको रिवीजन नहीं करना है, यहाँ पे भी रिवीजन करना है, लेकिन इस टाइम पे आपका मेन फोकस इन सब पे ही होना चाहिए। इसके बाद देखिए, जिनका क्वेश्चन होता है कि क्या हम 7 महीने में तैयारी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको कोई दिलासा नहीं दूंगी कि हाँ कर सकते हैं, मोटिवेशन नहीं दूंगी। जो फैक्ट है वो मैं बताती हूँ, उस हिसाब से आप देख लेना, ठीक है। तो जो बिलो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, बिलो एवरेज का मतलब है कि जिनके मतलब 40-45 मार्क्स रहे थे 10th में, ठीक है, तो उनके लिए क्या है कि बहुत डिफिकल्ट है 7 महीने में तैयारी कर पाना। आपको खुद पता लगता होगा कि जब आप एक चैप्टर उठाते होगे, उसको समझने में, उसको प्रैक्टिस करने में, ठीक है, बुक कंप्लीट करने में आपको बहुत टाइम लगेगा। तो उनके लिए क्या है कि वो कर सकते हैं, लेकिन अगर वो अपना टाइम बढ़ा दे पढ़ने का दिन भर में, तो आपको 10 घंटे दिन भर में पढ़ने ही होंगे। अगर आपको 7 महीने के अंदर आप चाहते हो कि कंप्लीट आप एग्जाम क्रैक कर लो, तो आपको इसमें मैथ्स में 5 आवर्स देने पड़ेंगे। अब देखिए, मैथ्स का वेटेज 30 मार्क्स का है, लेकिन मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको सीखने की जरूरत होती है। अगर आपको वो सीखा हुआ नहीं होगा तो आप एग्जाम में नहीं कर पाएंगे, चाहे वेटेज कम है या ज्यादा है, ठीक है। तो इसलिए इसको टाइम देना ही पड़ता है। उसके बाद एवरेज स्टूडेंट्स जो हैं, एवरेज का मतलब जिनके 60 से 70 मार्क्स आए हों 10th में, तो वो भी कर सकते हैं 7 महीने में। उनको 8 से 9 घंटे तक पढ़ाई करनी पड़ेगी एटलीस्ट दिन में, जिसमें से मैथ्स को 4 घंटे आराम से देने पड़ेंगे। इसके बाद जो ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, मतलब जिनका ऑलरेडी बेसिक्स अच्छा है, जो एक्स मान करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, बस उनको ट्रिक सीखने की जरूरत है जो एसएससी में काम आती है। तो जिनके 80-90 मार्क्स 10th में रहे हो मैथ्स में, तो उनको वो अगर 3.5 घंटे भी देंगे तो उनका हो जाएगा। लेकिन ये 3.5 से 3.5 घंटे उनको इफेक्टिवली देना पड़ेगा। ये नहीं कि पढ़ रहे हैं, कॉपी रख लिया और सोच कुछ और रहे हैं, ऐसा नहीं। कंप्लीट आउटपुट 3 से 3.5 घंटे का होना चाहिए। देखिए, टाइम लगता क्यों है, क्योंकि आपको ना मैथ्स में स्पीड बनानी पड़ती है। जैसे क्वेश्चन तो चलिए आपको समझ आ गया, आप कर लोगे, लेकिन ये स्पीड बनने में काफी टाइम लग जाता है, क्योंकि इसके लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। उसके बाद कैलकुलेशन भी स्पीड करना पड़ता है, क्योंकि हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो कैलकुलेशन पे हमें इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन अब आपको कैलकुलेशन को स्पीड करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें टाइम लगता है। फास्ट अंडरस्टैंडिंग में टाइम लगता है, क्योंकि आप एग्जाम में बैठे हो, क्वेश्चन को पढ़ करके आराम से समझ के आराम से उसको सॉल्व नहीं करना होता है। तुरंत में क्वेश्चंस पढ़ते पढ़ते में आपके दिमाग में उसके मेथड्स चलने लग जाने चाहिए कि क्या हो करना है इसमें, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन एलिमिनेशन और इस तरह की जो ट्रिक्स होती हैं, ये सीखने में आपको टाइम लगता है। इसलिए मैथ्स में आपको इतना टाइम देना पड़ेगा। आप सोचोगे 2 घंटे में पर डे मैथ्स करूंगा और 7 महीने में मैथ्स सिलेबस कंप्लीट हो जाए, स्पीड भी आ जाए, नॉट एट ऑल। चाहे कोई कुछ भी बोल ले, ये नहीं हो सकता है। इसके बाद देखिए, जो बिल्कुल ही नए हैं, जो अभी एसएससी के बारे में जान रहे हैं, जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो वो उनको क्या करना है कि वो अभी से पढ़ाई शुरू कर दे। ये मत सोचे कि भाई मैं तो अभी कुछ नहीं जानता तो मेरा अगले साल ही सिलेक्शन होगा। आप अभी से पढ़ाई शुरू कर दो, क्योंकि आपको प्री के बाद भी 2.5 से 3 महीने मिलता है, तो आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि प्री तो आपका क्वालिफाइंग है, और मेंस और प्री में एफर्ट सेम लगना है। ये नहीं कि मैं प्री में कम एफर्ट लगा करके भी मार्क्स ले आऊंगा। लगभग क्वेश्चन सेम होते हैं, मेंस में थोड़े और अलग क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो सेम ही एफर्ट है, तो ये आप कर सकते हो।
प्लस आप अभी क्या करो, ये जो 7 महीने उसमें आप उन क्वेश्चंस उन चैप्टर्स को लो जिनके ज्यादा वेटेज है, ठीक है। और कुछ चैप्टर्स हैं जिसको आप स्किप कर सकते हो, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वो मैं आगे की वीडियोस में बताऊंगी कि कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, किनका वेटेज ज्यादा है और किसको आप स्किप कर सकते हो। इसके बाद देखिए, अब क्योंकि आपके पास सिर्फ 7 से 8 महीने का टाइम है, अब तो 8 महीने भी नहीं 7 महीने बच गए हैं, तो इसमें ना आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो मैं कुछ चीजें आपको ऐसी बता देती हूँ जिससे कि आपका टाइम बचेगा। या आपको पता जरूर होंगे, लेकिन मैं बताऊंगी तो होगा क्या कि आपके दिमाग में ना कहीं स्ट्राइक करेंगे जब आप ये काम कर रहे होगे। तो जैसे कि नो टाइम टू वेस्ट टाइम, ठीक है। आपके पास बिल्कुल भी वेस्ट करने का टाइम नहीं है, भटकने का टाइम नहीं है। इसका मतलब है कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है और आप सबको फॉलो करने के चक्कर में लगे हुए हो, तो आपके पास ये बिल्कुल टाइम नहीं है। भटकने का मतलब देख लीजिएगा आप मेरे टाइम मैनेजमेंट की ये वाली वीडियो, आपको समझ में आ जाएगी भटकने का क्या मतलब है। हिट एंड ट्रायल का भी आपके पास टाइम नहीं है कि भाई हम इस टीचर से पढ़ के देख लेते हैं, थोड़ी देर तक पढ़ा फिर दूसरे टीचर से पढ़ के देख लेते हैं। आप 2-3 दिन स्टार्टिंग में ही लो, लेकिन अपने लिए टीचर्स और जो भी चीजें ना वो देख लो। हिट एंड ट्रायल मत करो कि इसको देखते हैं, ये इसको करते हैं, ये बुक करते हैं, ये बुक करते हैं, ठीक है। एक बार में यूट्यूब पे सर्च करो, कहीं पे भी सर्च करो और अपने लिए बुक्स, टीचर्स, ये सब चीजें पहले से देख लो। वही एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं, यानी कि आपको स्ट्रैटेजिक स्टडी करनी है। अब इधर उधर भटकते नहीं रहना है, ठीक है। उसके बाद ये तो मैंने इतनी बार बोल दिया है कि आपको याद भी हो गया होगा कि फिक्स योर टीचर्स, मेंटर्स, मॉक टेस्ट प्लेटफॉर्म्स एंड बुक्स। तो ये तो है ही, आपको ये स्टार्टिंग में ही आपको पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना कहाँ से है और फिर उसमें ही स्टिक रहना है। उसके बाद आपको चेंज नहीं करना है, वरना उससे बहुत टाइम वेस्ट होता है। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है गो थ्रू 2021 से लेकर के 2023 के सीजीएल के ऑल पेपर्स। इससे होगा क्या ना कि आपको रेलेवेंसी समझ में आ जाएगी, तो आप भटकने से बच जाओगे। मान लीजिए आपने कोई ऐसी वीडियो देखी जिसमें कि पूरा इररिलेवेंट करा रहे हैं, टफ क्वेश्चंस करा रहे हैं, टीचर कह रहे हैं कि भाई ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, तो आप ऐसे वीडियोस को स्किप कर दोगे क्योंकि आपको पता है ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। तो रेलेवेंसी का पता होना एसएससी में बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आप ये जरूर कर लेना स्टार्टिंग में ही। उसके बाद सॉल्व 3 to 4 सेट्स, ताकि 3-4 सेट्स भी सॉल्व कर लेना इसमें से, ताकि आपको पता लग जाए कि आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है, वीक पॉइंट कौन सा है, ठीक है। ताकि आप उस हिसाब से वर्क कर पाओ। जैसे आपको पता है कि भाई आपकी इंग्लिश अब अच्छी नहीं है, तो आपको इंग्लिश में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक है तो मेरी ये वीडियो जरूर देखें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इसके बाद टाइम बचाने का, तो सबसे ज्यादा टाइम हमारा सोशल मीडिया ही खा लेता है, तो इसमें आपको बेकार का टाइम नहीं देना है। जितना जरूरत है, जो आपको भी बेनिफिट करेगा, सिर्फ उतना ही टाइम देना है, ठीक है। अपना हेल्थ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी तबीयत वगैरह खराब हो जाएगी ना तो वो टाइम वेस्ट करेगा आपका 1-2 दिन, तो उस चीज को आपको ध्यान रखना है। और कमेंट बाजी नहीं करना। आप मेरी टाइम मैनेजमेंट वाली वीडियो देखोगे तो आप समझ जाओगे मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। अब देखिए, आप जो चीज आप शुरू करने वाले हो आपको उसका पैटर्न पता होना चाहिए। तो जो मैथ्स का जो प्री का पैटर्न है वो ये क्वालिफाइंग होता है। सबसे पहली बात तो मैथ्स में 25 क्वेश्चंस आते हैं, इंग्लिश में 25, जीएस 25 और रीजनिंग का 25। और सारे के सारे क्वेश्चंस +2 मार्क्स के होते हैं और नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 की, यानी कि 0.5 नंबर की। यानी कि टोटल नंबर कितने हो गए? 50, 50, 50, 50, 200 नंबर के। और अगर ये कट ऑफ आपको क्लियर करना है तो आपका जो सेफ स्कोर होना चाहिए एग्जाम में वो 145 प्लस रहेगा, तो समझो कि आप बहुत ही सेफ जोन पर हो। लेकिन आपको एग्जाम मतलब मॉक टेस्ट में 145 लेकर नहीं चलना है, उसमें आपको 150 to 160 प्लस अगर आपके रहते हैं तो ये आपका टारगेट होना चाहिए। प्लस आपको ज्यादा मार्क्स से ज्यादा भी परसेंटाइल पर फोकस करना है कि आपका परसेंटाइल कितना रह रहा है। अगर 95% एंड अबव है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, 100% सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो पूरे प्रिपरेशन के दौरान आपको अपने परसेंटाइल पे फोकस करना है कि 95 से ऊपर रहना चाहिए। इनिशियली ये नहीं होगा, इस पे बहुत एफर्ट लगेगा, बट एग्जाम तक इसको अचीव करना है आपको। अब देखिए, किसी किसी को समझ नहीं आता कि हम स्टार्ट कैसे करें, हम प्रोसीड कैसे करें, प्रैक्टिस कैसे करें, नोट्स कैसे बनाएं, कब बनाएं, ठीक है। तो उसके लिए मैंने अपनी स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में भी बताया था, उसी को मैं यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ।
लेकिन इसमें मैं और बहुत सारी एडिशनल चीजें बताऊंगी। और ये ट्रिक बहुत लोगों को अच्छी भी लगी थी और बहुत लोगों ने फॉलो भी करी। तो देखिए, सबसे पहले आपको कोई भी चैप्टर कंप्लीट कैसे करना है कि आपको उस चैप्टर की वीडियो देखनी है, ठीक है। चाहे वो पेड वीडियो हो या फ्री वीडियो, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको वीडियोस देखनी है। उसके बाद आपको उस वीडियो से अपने पर्सनल नोट्स बनाने हैं, ओके। उसके बाद जो भी आपने नोट्स बनाए हैं वो आपको डेली बेसिस पर रिवाइज करना है। मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगी कैसे, कब, क्या। एंड देन जब आपने नोट्स रिवाइज कर लिए तो होगा क्या कि आपके दिमाग में सारे कंसेप्ट्स बैठ गए हैं। अब आप बुक करने के लिए रेडी हो, तो अब आप बुक कर लेना। एंड देन जब बुक भी कंप्लीट हो जाए तो सेक्शनल मॉक कर लेना, और इसमें आपके 100% बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, क्योंकि आपने पूरा फॉलो करके तब जाके सेक्शनल मॉक दिया है। तो कुछ भी बचेगा नहीं, सब आपको पता होगा। अब देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने ज्योमेट्री चैप्टर को उठाया है, किसी भी चैप्टर के लिए एप्लीकेबल होगा। तो मान लीजिए 15 आवर्स की एक आपके पास वीडियो है, तो आप इसको कैसे कंप्लीट करोगे। तो पहला स्टेप 1 मैंने बताया कि आपको वीडियोस देखने हैं। तो आप फिक्स कर लो कि मुझे 3 घंटे वीडियोस ही देखने हैं। अब आपको 3 घंटे की वीडियोस देखने में 4 घंटे लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको साथ साथ नोट्स भी बनाते हुए चलना है। तो आपको नोट्स बनाना है। अब देखिए, आपको चूज कैसे करना है, कौन सा यूट्यूब चैनल। इसका जो वीडियो मैंने बनाई है उसमें बहुत सारे ट्रिक्स बताए हैं, तो आप लिंक उसको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाकर वहां से देख सकते हो। सो नाउ आपको ये वीडियो देख करके उस चैप्टर के नोट्स बनाने हैं। अब नोट्स कैसे बनाते हैं उसका डिटेल्ड वीडियो आप इस वीडियो में जाकर देख लेना, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ कुछ चीजें बता देती हूँ। जैसे आपका जो नोट्स होना चाहिए ना, वो रिविजन फ्रेंडली होना चाहिए। मतलब उसमें सारी चीजें आपको इंक्लूड करनी है। फॉर्मूला हो गया, सारे टाइप के क्वेश्चंस हो गए 2-3, इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस हो गए, इंपॉर्टेंट कोई ट्रिक सर ने बताई है या कोई इंपॉर्टेंट बात बताई है, वो सब लिखा हुआ होना चाहिए। एंड कवर ऑल टाइप्स, सारे टाइप्स कवर होने चाहिए एक चैप्टर के। और ऐसा होना चाहिए कि ये फुल चैप्टर का एक समरी हो, ठीक है। दूसरी बात कि अगर आपने फ्री यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको सेल्फ ही नोट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। कॉपी में लेकर के वीडियो से देख देख के खुद से बनाना पड़ेगा। अगर पेड कोर्स ले रखा है तो पेड कोर्स में और बड़े बड़े चैप्टर, मतलब काफी आवर्स के होते हैं, तो उस केस में आप अपना नोट्स बनाने का टाइम सेव कर सकते हो। कर क्या सकते हो कि आप उसका प्रिंट आउट ले लो, मतलब जो भी वो क्वेश्चंस करा रहे हैं उनका उन्होंने PDF दिया होगा, तो उनका आप प्रिंट आउट ले लोगे, तो आपका जो नोट्स बनाने का टाइम है वो बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो टीचर कुछ इंपॉर्टेंट बात या फॉर्मूला या कंसेप्ट बताता है तो आप उन्हीं प्रिंट आउट्स में लिखते रहो, ठीक है। तो इससे आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव हो जाएगा। देन जिनका ऑफलाइन कोर्स है उनको वीडियो देखने की जरूरत तो होती नहीं है, और नोट्स भी वो वाइल्ड क्लास ही बनाते हैं, तो इनका अलग सीन होता है। मैंने अपने ओरिजिनल नोट्स भी शेयर करे हैं, उस वीडियो का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। और यहाँ पर स्क्रीन में भी आप देख सकते हो कि इस तरह से मेरे नोट्स इस टाइप के थे। आप इस नोट से आइडिया ले सकते हो और अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हो। अब बात आती है कि हमने जो नोट्स बनाए हैं उनको हमें रिवाइज कैसे, कब करना है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो डेली बेसिस पर आपको करना है। मान लीजिए आपने आज नोट्स बनाए हैं, आज आपने वीडियो देखा है, उससे नोट्स बनाए हैं। अब आपने कल वापस वीडियो देखोगे, फिर नोट्स बनाओगे, तो जो पीछे के नोट्स है ना, उसको आपको रिवाइज करते करते चलना है। ये नहीं कि पीछे का जो बनाया खा गए, ठीक है। तो आपको रिविजन साथ साथ रखना है कि आपको डेली बेसिस पर जब तक चैप्टर खत्म ना हो जाए आपका, तो वो आपको देखते देखते चलना। जैसे कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, 3 आवर्स 3 वीडियोस पर डे देख रहे थे, तो 15 वीडियो खत्म करने में 5 दिन लगेगा। तो 5 दिन आपको डेली नोट्स रिवाइज करना है, आज के भी और प्रीवियस डे के भी। तो इससे होगा क्या कि आपका बिल्कुल बेसिक और सारी चीजें स्ट्रांग हो जाएगी एक ही बार में, क्योंकि इतनी बार आप रिवाइज ही कर लोगे। तो प्रीवियस डेज का भी करते जाना जब तक कि चैप्टर खत्म नहीं होता। इससे होगा क्या कि इसी टाइम पर आपका 4 से 5 बार रिवीजन हो जाएगा आपका नोट्स। देन कंप्लीट रिवीजन आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल वीडियोस। अब मान लीजिए कि आपने 5 दिन लगा करके ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, 1 दिन का ब्रेक लेना है, और जितने भी नोट्स आपने इस चैप्टर के बनाए हैं उस दिन आपको कंप्लीट रिवीजन कर लेना है। तो आपके दिमाग में ना वो चैप्टर बिल्कुल अच्छे से बैठ जाएगा। क्वेश्चंस, फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, सारी चीजें एकदम से बैठ जाएंगी। इसके बाद स्टेप 4 है कि हम उस चैप्टर के क्वेश्चंस को बुक से करें।
तो कौन से बुक यूज किए थे मैंने, तो उसके लिए आप जाकर के मेरी बुक लिस्ट वाली वीडियो देख सकते हो, या फिर आप कोई भी प्रीवियस ईयर जो बुक है लेकिन एक ही बुक कोई, ठीक है, उसको आप कर सकते हो। जैसे किरण मैथ्स की जो बुक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसकी सबसे अच्छी खास बात यह है कि इसमें टाइप वाइज क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आपको ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं पड़ती, आप हर एक टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, इसमें मिक्स्ड नहीं दिए रहते हैं। अब किसी को लगता है कि भाई हम 11,800 प्लस, मतलब होता है ना कि 12,000 के करीब क्वेश्चंस होते हैं, तो हम उनको कैसे कंप्लीट करें, तो मैं आपको बताती हूँ मैं कैसे करती थी। सो देखिए आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए टाइप 1 है, ठीक है, तो अब इसमें टाइप 1 के बहुत तरह के क्वेश्चन है जो एक ही टाइप के होंगे। तो जैसे इस तरह के क्वेश्चंस, ये क्या है कि बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चंस हैं, तो आप इनको क्या करो कि एक बार इसको सॉल्व कर लो, और एक टाइप के आप, जैसे क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि अगर आपके 40 क्वेश्चन है तो आप 15 से 20 क्वेश्चन इसके सॉल्व करो। बाकी क्वेश्चंस क्या होंगे ना, रिपीटेड होंगे, तो उनको आप स्किप कर सकते हो। जैसे कि ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, लगभग सेम सा क्वेश्चन है, तो आप क्या कर सकते हो, सिर्फ एक ही बना सकते हो, दूसरा छोड़ सकते हो, या दूसरा आप माइंड में कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से करके आप इफेक्टिवली इसको यूज कर सकते हो। जो आपको न्यू टाइप के क्वेश्चन दिखे जैसे कि ये, तो इनको आप कर ले। अब आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए ये एक न्यू टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको आपको कर लेना है स्टार मार्क या फिर सर्कल कर लेना है। और ऐसे कोई भी क्वेश्चन जो आपने पूरी वीडियो देखी, नोट्स बनाए, सब रिवीजन कर लिया, अभी भी कुछ न्यू मिल रहा है, तो आपको ऐसे ही मार्क कर लेना है। ये आपको बाद में मैं वीडियो में बताऊंगी कि रिवीजन में कितना ज्यादा हेल्प करता है। आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे कैसे स्टार मार्क करके रखा है, यहाँ पे मार्क करके रखा है, ठीक है। अब आप देखो कि यहाँ पे 2 बार मार्क है, तो ये कब हुआ था, मैं जब दूसरी बार रिवाइज कर रही थी ना, तब मैंने ये लगाया था। अब मैं तीसरी बार करूंगी तो मैं फिर ऐसे लगा लूंगी। मतलब ये है कि अगर मैंने एक बार करा तो भी मुझे ये टफ लगा था, ये अलग लगा था, दूसरी बार करा तो भी मुझे ये टफ लगा, टाइम लगा, तीसरी बार करा तभी भी टाइम लगा। तो अगर पहली बार में टाइम लगा था लेकिन दूसरी बार में नहीं लगा, तो मैं दूसरी बार मार्क नहीं करूंगी। और इसमें 3 बार हो जाए ना मार्क, मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, इसको आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। मतलब ये तो खैर मैं एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, बट अगर ऐसा होगा तो आपको इस तरह से स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे भी मार्क है, यहाँ पे भी मार्क है, तो आप ऐसे मार्क लगा लगा के प्रैक्टिस कर सकते हो। और एक टाइप में आप देख लेना कि जो आपको सेम, बिल्कुल सेम जो क्वेश्चन लगे, उसको आप माइंड में ही करके आगे बढ़ सकते हो, उसको आपको कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा हो कि टाइम कम है, तो अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है, तब तो मैं बोलूंगा आप कंप्लीट ही सॉल्व करो, पहली बार में कंप्लीट सॉल्व करो, दूसरी बार से आप स्किप कर सकते हो। मैं अपना टाइम बचाने के लिए इस तरह के मार्क्स लगा लेती थी पेपर को फाड़ के, ताकि मेरा ना टाइम ऐसे मतलब खोजते ना जाए कि कहाँ पे था चैप्टर। ये मैंने चैप्टर का लगाया जहाँ पे क्वेश्चन है, जहाँ पे मैं अभी कर रही हूँ, दूसरी यहाँ पे सॉल्यूशन का लगा दिया, क्योंकि होता क्या है कि किरण की बुक में थोड़ा सॉल्यूशन एकदम से एक साथ दिया हुआ है, तो सॉल्यूशन भी ढूंढने में टाइम लगता है, बार बार पीछे पलना पलट के देखते, तो उसके लिए ये भी आप ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हो, ये आपका टाइम काफी सेव करता है। तो अगर आपने मेरे पहले की जितने भी स्टेप्स उसको अच्छे से फॉलो किया होगा, तो आपसे बुक्स बनने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर आपको फिर भी बुक में कुछ न्यू क्वेश्चन लग रहा है, कुछ न्यू लग रहा है, तो आप उसको मार्क कर लो, और बाद में उसको आप रिविजन में देखोगे कि उसको बार बार प्रैक्टिस करना होता है। नाउ कम टू सेक्शनल मॉक, कि आप जब सारी चीजें कर लो तो एक चैप्टर आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगा, तो आप उसमें क्या कर सकते हो, सेक्शनल मॉक दे सकते हो। कहाँ से दोगे, तो टेक्स्ट बुक से दे सकते हो, तो ये आपको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है टेक्स्ट बुक। यहाँ पे एक्चुअली सेक्शनल मॉक बहुत सारे दिए हुए होते हैं, तो आप 2-3 सेक्शनल मॉक दे दो और कुछ बचा के रखो, ताकि आप बाद में करो रिवीजन के लिए। और इस सेक्शनल मॉक में आपको क्या प्रैक्टिस करना है, तो स्किपिंग प्रैक्टिस करनी है। मैं आगे आपको बताऊंगी अच्छे से स्किपिंग क्या होती है। न्यू क्वेश्चंस आपको अगर मिले तो आपको मॉक कॉपी में लिख लेना है। मतलब आपने इतनी सारी चीजें पढ़ी, बुक बना ले, सब कुछ कर ली, फिर भी अगर आपको सेक्शनल मॉक में कोई न्यू क्वेश्चन, न्यू कंसेप्ट लिखता है, तब आप उसको क्या करो कि अपने मॉक कॉपी में लिख लो। अब देखिए, अब ये चीज मैंने आपको अभी तक किसी भी वीडियो में नहीं बताई है, इसको ध्यान से सुनना कि स्किपिंग हम करते कैसे हैं। तो आपको, आप सेक्शनल मॉक दो या फुल मॉक दो, आपको 3 बार में पूरे मॉक को अटेम्प्ट करना होता है, 3 गो में करना होता है। आप जैसे ही क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करोगे ना, पढ़ते पढ़ते ही आपको कॉपी में लिखना। ये नहीं कि आप पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है। जैसे आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, आपको जो भी डेटा है उसको आपको लिखना है, जो भी आपको लगता है लिखने लायक, ठीक है। तो ये सबसे पहले आपको याद रखना है, बिल्कुल पढ़ के समझ करके नहीं करना है।
दूसरी बात की फर्स्ट गो में आपको क्या करना है, जो एकदम इजी क्वेश्चंस होते हैं, देखते के साथ समझ में आए कि क्या करना है, उसमें कैलकुलेशन भी इजी है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको फर्स्ट गो में कर लेने हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपके छूटने नहीं चाहिए। उसके बाद सेकेंड गो में क्या करना है, जो थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन हो जाएगा। आपको लग रहा है कि भाई थोड़ा सोचूंगा ना तो हो जाएगा। उसके बाद रेलेवेंट है लेकिन कैलकुलेशन टफ है, इस तरह के क्वेश्चंस कि हाँ भाई कर तो लूंगा लेकिन इसका कैलकुलेशन टफ है कि इसमें टाइम लग जाएगा, तो या फिर जो बड़े क्वेश्चंस है मतलब काफी पैराग्राफ्स में है उनको, इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको सेकेंड गो में करना है। यानी कि पहली बार में इनको देख करके तुरंत में स्किप करना है, डरना नहीं है कि भाई छूट जाएगा। अगर ये सब करोगे तो और इस तरह के क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो ये क्वेश्चंस आपके एकदम एक बार में बनने चाहिए, छूटने नहीं चाहिए। अब सेकेंड गो में इस तरह के क्वेश्चंस आपको पिक करने, इसमें टाइम नहीं लगता, आप इसको प्रैक्टिस करोगे ना तो स्किप भी जल्दी होगा, समझ भी जल्दी आएगा कि कहाँ छोड़ना है, इसको छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है, ठीक है। थर्ड गो में आपको किस तरह के क्वेश्चंस करने जो एकदम ही न्यू हो, ठीक है, कि भाई ऐसा क्वेश्चन तो हमने पहले देखा ही नहीं, कहीं कुछ समझ ही नहीं आ रहा देख करके, उसको एकदम ही स्किप कर दो, या टाइम बचे तो करना, नहीं तो स्किप ही कर दो। बहुत कोई स्किप कर रहे होंगे, ठीक है। तो अगर आप ये चीज लगाओगे ना तो आपके मार्क्स एकदम से एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करना शुरू कर जाएंगे। इस चीज को मेरा ध्यान में रखना। इसके बाद देखिए बहुत कोई गलती करते हैं मॉक में कि क्वेश्चन को बना लिया, अब उसके बाद वापस से देखते भाई सही बनाया कि नहीं, उसके बाद चेक करके तब ऑप्शन मार्क करते हैं। ये आपको नहीं करना है। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि पहले ही बार में आप राइट बनाओ, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बी अवेयर वाइल चूजिंग ऑप्शन। आप जब ऑप्शन भी मार्क करो ना तो आप ध्यान में रखो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है सिमिलर से ऑप्शन दो देते हैं, हम राइट की जगह रॉन्ग मार्क के आ जाते हैं, पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती है। तो जब आप ऑप्शन मार्क करो तो एक बार थोड़ा अलर्ट हो जाओ कि सही ऑप्शन मार रहा हूं कि नहीं, ठीक है। आंख कान नाक सब खुला रखो भाई, ये बहुत गलती होती है कि हम थोड़ा नशे में दे देते हैं, ठीक है, मॉक। तो ये चीज आपको नहीं करना है। जब भी आप मॉक देने बैठो पूरा अलर्ट माइंड के साथ बैठो, आपको सारी चीजें दिख रही होनी चाहिए। डोंट डू सिली मिस्टेक्स, ये तो सबसे खतरनाक चीज है जिसकी वजह से मार्क्स कम होता है, और सबसे ज्यादा अफसोस इसी में होता है, आते हुए भी क्वेश्चन गलत कर देना छोटी छोटी चीजों की वजह से। आप जब एनालिसिस करने बैठोगे तो आपको ये नहीं लगा अरे यार इस वजह से गलत हो गया, ये नहीं देखा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस अगर आप गलत कर दो ना तो आप बहुत लोगों से पीछे चले जाओगे, क्योंकि बाकी लोग सही कर रहे होंगे। इसके बाद देखिए मॉक में बहुत कोई मुझसे कमेंट में पूछा था कि नोट्स कैसे बनाना है। तो देखिए नोट्स में आपको लिखना क्या क्या है, मॉक के नोट्स में जो न्यू क्वेश्चन लगते हैं, रेलेवेंट लगते हैं, उनको लिखना है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपको मॉक में सब करने के बावजूद भी कोई नया क्वेश्चन या कंसेप्ट मिल जाएगा तो आपको उनको लिखता है विद सोल्यूशन, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपको कोई बेटर सोल्यूशन मिलता है ऑफ नोन क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपने किया, आपको कोई सोल्यूशन पता था, लेकिन मॉक में आपको बहुत अच्छा सोल्यूशन मिल रहा है, आपका सोल्यूशन 1 मिनट का था, वो 30 सेकेंड का ही है, तो ऐसे भी सोल्यूशंस आपको लिख लेने क्वेश्चन के साथ। एनी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कि ऐसा कोई फॉर्मूला मिल गया जो बहुत सारे क्वेश्चंस पे लग सकता है लेकिन आपको पता नहीं था, तो उसको आपको लिख लेना है। और जो क्वेश्चन सिली मिस्टेक कर दिए उनको भी लिखना है। इससे क्या होगा ना कि आपके दिमाग में प्रेशर बनेगा कि अब से मुझे सिली मिस्टेक नहीं करना, वरना वापस बार बार लिखना पड़ेगा। तो मैं ये ट्रिक अपनाती थी, आप चाहो तो अपना भी सकते हो या स्किप भी कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे सिली मिस्टेक्स के क्वेश्चन लिखे होंगे ना तो आपको पता रहेगा कि किन क्वेश्चंस में सिली मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो जब अगली बार ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे तो आप थोड़ा अलर्ट हो जाओगे। इसके बाद देखिए फुल मॉक या सेक्शुअल मॉक्स दोनों को हम एनालिसिस कैसे करते हैं। भाई ये बहुत मैंने बारीकी से बनाया है, अब पूरा याद कर करके कि मैं कैसे करती थी, ठीक है। तो दिस इज द मंत्र ऑफ इम्प्रूवमेंट। जिनका भी सवाल होता है कि मेरे मार्क्स क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, एक जगह आकर अटक क्यों जा रहे हैं, तो उन सबका यहाँ पे मैंने जवाब दिया है कि एक लिमिट तक तो आपके मार्क्स इसलिए आते हैं क्योंकि आपने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, आपको क्वेश्चंस बनाने आते हैं। लेकिन इम्प्रूवमेंट जब होगी जब आप अपने गलतियों को हटाते जाओगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मॉक एनालिसिस में है कि आपको मॉक देने के 15 से आधा घंटे के बाद ही एनालिसिस करनी है। इसका रीजन ये है कि अगर आप एक दिन के बाद करोगे तो आपके दिमाग में वो चीजें नहीं रहेंगी जो आप मॉक देते टाइम सोच रहे थे। तो आप जब 15 से आधे घंटे बाद करोगे ना तो आपके दिमाग में ये चीज रहेगी कि भाई हम यहाँ अटक रहे थे, हमसे ये नहीं हो रहा था, ठीक है। तो इसलिए आपको जल्दी ही मॉक एनालिसिस कर लेनी है। इसके बाद है चेक बोथ राइट एंड रॉन्ग क्वेश्चन। कुछ लोगों का क्या होता है कि सिर्फ रॉन्ग देख करके और छोड़ देते हैं, ये ही दिक्कत है भाई।
तो कैसे बढ़ेगा मार्क्स। ठीक है, तो राइट और रॉन्ग क्वेश्चन दोनों देखने हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू एंड। ये नहीं कि बीच बीच में कुछ कुछ जाके क्वेश्चन देख ले, स्टार्टिंग से शुरू करो, जितने आते जा रहे सब देखते जाओ। देखिए राइट क्वेश्चन में आपको क्या क्या चीजें देखनी है कि आपने कितना टाइम लगाया। आपने सही तो कर दिया क्वेश्चन, लेकिन क्या आपने एवरेज टाइम से ज्यादा टाइम लगाया है। अगर एवरेज टाइम से ज्यादा टाइम लगाया तो या तो आपके अप्रोच में गलती होगी, ठीक है, या तो आपने ही स्लो किया, करा क्या है, और उस चीजों को देख करके फिर उसको अगले मॉक में नहीं करना है। ठीक है, परसेंटेज अटेम्प्टेड, कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया है उस क्वेश्चन को। अगर मान लीजिए 3-4% लोगों ने ही अटेम्प्ट किया है और आप उसको पहले अटेम्प्ट करके बैठे थे और उस वजह से आपने टाइम लगा दिया है, तो आपको ये चीज सीखना है कि आपने स्किप क्यों नहीं किया उसको देखते के साथ में उस टाइम। ठीक है, तो ये चीजें आपको देखनी कि अगले बार से जब भी इस तरह के क्वेश्चंस मिले आपको अटेम्प्ट ही नहीं करने इनिशियली जिसमें टाइम लगा दिया हो आपने। ठीक है, उसके बाद स्किप्ड और नॉट इफ इरेलीवेंट, मतलब अगर आपने राइट कर दिया है क्वेश्चन को लेकिन वो इरेलीवेंट था और आपने पहले ही बार में उसको अटेम्प्ट किया है, तो ये चीज आपको समझना होगा कि आपने स्किप क्यों नहीं किया। ठीक है, सॉल्यूशन राइट और नॉट, मतलब आपने कभी कभी ऐसा होता है कि चलो आपने आंसर तो सही लगा दिया, ऑप्शन तो सही लगा दिया, लेकिन क्या आपने सॉल्व सही किया या अंदाजे से मार दिया है। ठीक है, तो वो भी आपको चीजें देखनी है। उसके बाद देखने कहाँ जाके आप अटके थे, मतलब क्या कैलकुलेशन में अटक गए थे, कंसेप्ट में अटक गए थे, किस चीज में अटक गए थे, तो उस चीज को आपको फिर स्ट्रॉन्ग करना है। जैसे कैलकुलेशन में अटक गए थे तो कैलकुलेशन पे ध्यान दो, कंसेप्ट में अटक गए थे तो आपको जाके नोट्स रिवाइज करो। ठीक है, कैलकुलेशन स्पीड आपको देखने की, क्या आप बहुत स्लो कैलकुलेशन कर रहे थे इस क्वेश्चन पे। डोंट राइट इन मॉक नोट्स कॉपी, मतलब जो राइट क्वेश्चंस है ना उनको आपको नोट्स कॉपी में नहीं लिखना है। उसके बाद रॉन्ग क्वेश्चंस में आपको क्या क्या चीजें देखनी है कि वाई रॉन्ग हुआ क्यों, क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि रॉन्ग हुआ क्यों, तब तक आप उसको इम्प्रूव भी आगे नहीं कर पाओगे। तो जैसे पहले तो मिस्टेक का क्राइटेरिया है कि आपके सिली मिस्टेक हो गए, तो सिली मिस्टेक के क्वेश्चंस तो आप लिख लिया करो कॉपी में ताकि आपको पता रहे। मतलब कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस ही होते हैं जिसमें आप सिली मिस्टेक करते हो, तो आप उनको लिख लिया करो ताकि अगले बार से बार बार ऐसे क्वेश्चंस आए तो आपको रिमाइंड आए कि नहीं भाई इसको नहीं गलत करना है। कंसेप्ट लैक था, मतलब आपको कंसेप्ट ही नहीं पता था क्वेश्चन का, फिर भी आपने अटेम्प्ट करा और गलती हो गई, तो कंसेप्ट लैक है। तो या तो आपने कंसेप्ट पढ़ा नहीं था या तो आपने रिवाइज नहीं किया था। तो अगर रिवाइज नहीं किया तो नोट्स कॉपी जाके वापस से पढ़ लो। कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया तो कैलकुलेशन पे ध्यान दो। लैक ऑफ अवेयरनेस या ऑप्शन मिस्टेक हो गया, मतलब आप ये गलती भी बहुत होती है भाई कि हम सोए में जो गलती कर देते हैं कि थोड़ा माइंड उतना अलर्ट नहीं है, उस वजह से मेरी गलती हो गई। तो उसके लिए क्या करना है कि अगली बार से आपको बिल्कुल हाथ मुंह धो करके तब जा करके बैठना है बिल्कुल मॉक देने के लिए। ठीक है, उसके बाद नॉट रिवाइज, लैक इन रिविजन, मतलब ऐसा लगे क्वेश्चन को कि यार आता तो था लेकिन याद नहीं आ रहा कि क्या कैसा था। अगर ऐसा लगे तो जाकर के तुरंत में उस चैप्टर का वो पोर्शन को रिवाइज कर लेना। यही होता है रिवीजन का सही तरीका। मॉक से देखते जाओ, जो लैक लग रहा है उसको ठीक करो। तो जब इस तरह से ठीक करोगे ना तो कोई नहीं रोक सकता आपके मार्क्स बढ़ने से। ठीक है, फिर देखो टाइम टेकन, कितना टाइम लगा है, मतलब रॉन्ग भी कर दिया और टाइम भी ज्यादा लगा दिया है। तो ये चीजें देखो, कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया है। मान लो 2 से 3% लोगों ने अटेम्प्ट किया और आपने अटेम्प्ट करके गलती कर दी, तो भाई उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करना था आपको। ठीक है, स्किपेबल था कि नहीं, अगर स्किपेबल था और फिर भी आपने अटेम्प्ट करके रॉन्ग कर दिया तो आपको तो नुकसान हो गया। ठीक है, तो ये चीजें आपको चेक करते हुए जाना है। इसमें टाइम लगता है, इसीलिए एनालिसिस में और टाइम लगता है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस तो हो गए जो कि आपको रॉन्ग मिलेंगे, राइट मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको स्किप मिलेंगे। तो आप देखो रेलेवेंट था कि नहीं जो आपने स्किप किया। अगर इररेलेवेंट था तो कोई बात ही नहीं, छोड़ दो उसको। कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया था, अगर 2 से 3% लोगों ने अटेम्प्ट किया था और आपने स्किप कर दिया तो कोई बड़ी बात नहीं, इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों स्किप किया उसके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि न्यू एंड इररेलेवेंट था, कोई दिक्कत नहीं है। कंसेप्ट लैक था, आपको कंसेप्ट पता ही नहीं था तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आप कंसेप्ट को जान लो, रेलेवेंट है तो जान लो, लिख लो मॉक कॉपी में। ठीक है, टफ कैलकुलेशन था, मतलब ऐसा कैलकुलेशन था जो सच में करने लायक नहीं था तो भी छोड़ दे, कोई बात नहीं है। रिवीजन लैक था तो जाकर के रिवीजन कर लो, ये नहीं होना चाहिए था। ये चीज आप अगर है तो टेंशन की बात है, आप इसको रिवीजन कर लो, अगली बार से नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, इम्प्रूव अकॉर्डिंगली। ठीक है, मतलब जो जो चीजें मैंने बताई हैं, जहां पे आप लैग कर रहे हो उन चीजों पर वर्क करना शुरू करो। हो ही नहीं सकता कि आपके मार्क्स ना बढ़े, हो ही नहीं सकता कि आपका सिलेक्शन ना हो। ठीक है, मैंने बिल्कुल बारीकी से बता दिया, शायद ऐसा किसी ने पहले नहीं बताया कि एक एक चीज की मॉक एनालिसिस कैसे करना है। अब आप इस पे ध्यान दो और इसी तरह से इम्प्रूवमेंट करो। डोंट मेक सेम मिस्टेक फ्रॉम नेक्स्ट मॉक, ये मेन है।
अगर आपको पता लग गया कि मिस्टेक क्या फिर भी आप रिपीट कर रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो जो एक मॉक में गलती करी है वो आगे दूसरे मॉक में नहीं होनी चाहिए, तो ही धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। कंप्लीट ईच चैप्टर इन सिमिलर वे। ठीक है, मैंने जो आपको स्टेप्स बताए हैं, जो मॉक देने का तरीका बताया है, जो मॉक एनालिसिस का तरीका बताया है, एक चैप्टर पे सारी चीजें लगा दो, वो चैप्टर आपका बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा। जिनकी वीक भी है ना उनकी भी स्ट्रांग हो जाएगी। तो इस तरह से करके आप कंप्लीट करो। अब बात आती है हम रिवीजन कैसे करें कि पहले वाले चैप्टर्स भी याद रहे। मतलब कुछ लोगों का ऐसा होता है कि भाई हम आगे तो पढ़ रहे हैं लेकिन हम पहले का भूलते जा रहे हैं। तो उनके लिए देखिए क्या है कि वाइल डूइंग ईच चैप्टर रिवाइज नोट्स डेली। मैंने पहले ही बताया था कि जब आप चैप्टर कर रहे हो तो नोट्स को आपको डेली बेसिस पे रिवाइज करते जाना है। उसी टाइम पे आपका 5 से 6 बार कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा, 5 से 6 बार रिवाइज हो जाएगा। इसके बाद क्या है, डू द सेम चैप्टर आफ्टर 15-20 डेज। ठीक है, तो इनिशियली जो है ना आपको थोड़े कम गैप पर रिवीजन करना है, क्योंकि इनिशियली भूलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो एक बार आपने कर लिया, फिर 15-20 दिन के बाद करो। ठीक है, 15-20 दिन के बाद 2 दिन का गैप लो और इसमें पहले वाला चैप्टर कर लो। इसमें क्या करना है कि रिवाइज कंप्लीट नोट्स, जितना नोट्स बनाया था वो करना है। मैनुअली सारे क्वेश्चंस वापस से बनाना है, आता है तब भी। मतलब जो भी नोट्स में लिखा है बिल्कुल पेन उठा करके उसको खुद से बना करके देखना है। ये बहुत अच्छा प्रैक्टिस करा देगा आपका। आपको लग रहा हो ये क्वेश्चन आता है तभी भी आप पेन उठा करके प्रैक्टिस करो, इसी से स्पीड बढ़ती है। इसके बाद बुक रिवाइज करना है आपको कम्प्लीटली। 3-4 क्वेश्चन। अब बुक कैसे रिवाइज करें भाई, 2 दिन का तो गैप ही लिया है, कैसे करें? तो 3-4 क्वेश्चन सेम टॉपिक या एक टाइप के करने हैं, मैंने जैसे कि बताया। उसके बाद टिक मार्क क्वेश्चन जो है मैंने बताया बुक में आपको टिक मार्क करना है, उनको 100% करना है। उसके बाद ट्रेंडिंग क्वेश्चन जो है मतलब बिल्कुल रिसेंट ईयर्स में आए हुए, वो तो आपको पूरा ही करना है। ठीक है, जो रिसेंट के जो ईयर्स है मतलब 2021 से आप शुरू कर लो। इसके बाद के जितने क्वेश्चन है वो आपको एक एक क्वेश्चन करना है। उसके बाद रिसेंट ईयर्स के क्वेश्चन सेम ही होगा। देन रिवाइज मॉक कॉपी, मतलब जो मॉक कॉपी है उसको भी आपको इस टाइम पे रिवाइज करना है जब आप 2 दिन इसका ऑफ लोगे तो। नेक्स्ट है रिवाइज अगेन आफ्टर 1.5 महीने के बाद आपको वापस रिवाइज करना। मतलब पहले आपने सॉल्व किया, फिर 15-20 दिन के बाद रिवाइज किया, फिर 1.5 महीने के बाद आपको रिवाइज करना है। ठीक है, फिर आपको 3 महीने के बाद रिवाइज करना है। जब इतनी बार आप एक ही चैप्टर रिवाइज कर लोगे ना तो आपको टाइम भी नहीं लगेगा। अब नोट्स तो मतलब समझ लो कि आपके आधे घंटे से 1 घंटे में पूरा नोट्स रिवाइज हो जाएगा एक चैप्टर का। ठीक है, और बुक भी आपको तुरंत कंप्लीट होने लग जाएगा क्योंकि आपने बहुत बारी बना लिया है। तो इससे होगा क्या कि आपका स्पीड भी याद हो जाएगा, क्वेश्चन तक आपको याद हो जाएगा देखना आप बुक्स वगैरह के, और यही चाहिए होता है। काफी स्ट्रांग हो जाएगा कंसेप्ट आपका। एंड डू ईच चैप्टर सिमिलर वे। नेक्स्ट जहाँ पे अभी भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो बताने हैं आपको वो है कि गिव फुल मॉक आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 10-12 चैप्टर्स इन मैथ्स। जैसे कि टोटल मैथ्स में चैप्टर लगभग 24 के करीब होता है। किरण की बुक में 24 है, राकेश यादव में भी आपको लगभग इतने ही मिल जाएंगे। तो आपको करना क्या है, 10 से 12 चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो जाए तो आपको मॉक फुल मॉक लगाना शुरू कर देना है। और ये इसलिए करना है ना क्योंकि आप इनिशियली ही लगाने शुरू कर दोगे तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन होने लगेगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन तो बनेगा भी नहीं, मॉक भी बर्बाद होगा। तो इसलिए एटलीस्ट 50% की तैयारी कर लो, तब आप फुल मॉक लगाना। ये लेट नहीं है, बिल्कुल सही टाइम है। उसके बाद क्या होगा कि आपसे क्वेश्चन बनेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। बी रेगुलर प्लीज, आपको बिल्कुल भी बीच बीच में एकदम मतलब छुट्टी नहीं ले लेनी है। ठीक है कि हाँ भाई अब 1 हफ्ते बाद पढ़ेंगे, ये ही सबसे बड़ा मंत्र है, पता है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट रह के पढ़ाई करोगे कोई सिलेक्शन नहीं रोक सकता है। उसके बाद चेक योर इम्प्रूवमेंट ऑन डेली बेसिस। जैसा कि मैंने बताया मॉक वगैरह से बाकी चीजों से आपको डेली बेसिस पे देखना कि आज मेरा क्या कुछ वैल्यू ऐड हुआ है कि नहीं, आज मेरा कुछ प्रिपरेशन में अच्छा हुआ है कि नहीं। ठीक है, सो फाइनली गाइस इन सब के साथ ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करो, आपको मेरी वीडियो स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो तो शेयर करो, जो भी अभी नया प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो, क्योंकि ये बिगनर्स के लिए था। एंड सब्सक्राइब करो अगर आपको ऐसी ही आगे वीडियोस चाहिए जीएस और बाकी चीजों के ऊपर में। और अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को देखा है तो प्लीज कमेंट करो, आई विल क्लियर एसएससी सीजीएल 2024 विथ 90 आउट ऑफ 90 इन मैथ्स, और जो कि आएंगे आपके 100%। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद।